संदेश तक हमारा हो चुका था। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ये है आपका संचार माध्यम। तो संचारक अभी आपको बता चुके थे कि संचारक कौन होता है। जो भेजता है उसे संचारक कहते हैं। इन सब नामों को याद रखिएगा, कोई भी नाम पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। संचारक जिस वस्तु का प्रयोग कर संदेश प्रापक तक पहुंचाता है, मतलब जिस वस्तु का प्रयोग करता है वो, और प्राप्त करता मतलब जो संदेश है जिसके पास पहुंचाता है उसे माध्यम कहते हैं। संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविज़न, फैक्स, इंटरनेट जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता है, या इंटरनेट जैसे माध्यमों का सहारा लेता है, उसे क्या कहते हैं? संचार माध्यम। मतलब उसने अपना संदेश किस माध्यम से पहुंचाया है। तो जो भेजता है वो संचारक हो गया, जो पाता है वो क्या हो गया? प्रापक हो गया या प्राप्तकर्ता हो गया। इसे आप लोग सरल लैंग्वेज में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आप लैंग्वेज लिखोगे या जो आप तरीका लिखोगे उसमें भाषा जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अगला है आपका प्रापक, मतलब प्राप्तकर्ता, पाने वाला। जो संदेश पाता है उसे हम प्रापक, प्राप्तकर्ता, ये रिसीवर, ग्राहक कुछ भी कह सकते हैं। तो संचारक द्वारा जिस माध्यम से संदेश भेजा जाता है, जिसके पास तक भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रापक कहते हैं। इस प्रकार प्रापक संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। प्रापक के अन्य नाम है प्राप्तकर्ता, ग्राहक, रिसीवर आदि। प्रापक प्राप्त संदेश पर विचार कर संचारक को अपनी प्रतिक्रिया अवगत कराता है। मतलब पहले उसने संदेश पढ़ा, फिर इसके बाद जो वापस भेजता है जवाब, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया कहेंगे। अगला है आपका संकेत वाचन। प्रापक द्वारा संदेश को उसी अर्थ में अपने मस्तिष्क में ढाल लेने की प्रक्रिया को संकेत वाचन कहते हैं। मतलब जो हम पढ़ते हैं कि किसने क्या भेजा है, उसे कूट वाचन या डिकोडिंग भी कहा जाता है। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानी डिकोडिंग करता है, अर्थात वह प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है। संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों इसमें प्रयुक्त कोड से परिचित होना आवश्यक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत छोटी छोटी सी बातों को बड़े शब्दों में लिखते हैं और कई बार बड़ी बातों को बहुत छोटी छोटी सी बातों में लिख देते हैं। तो जो भेजता है और जो लेता है, भेजने वाला और पढ़ने वाला, दोनों को उस संकेत का पता होना चाहिए। अगला है आपका फीडबैक। संदेश प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रापक द्वारा संचारक को भेजी गई इसी प्रतिक्रिया को फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि कहते हैं। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही। साथ ही यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। मतलब जैसे आपके पास कोई चिट्ठी आई, अब उसका आपने जब बदले में जवाब दिया और वो जवाब नॉर्मल तरीके से जिसके पास से आपके पास चिट्ठी आई थी वहाँ तक पहुँच गया, तो इसे हम कहते हैं क्या? फीडबैक। ठीक है। अगला है आपका शोर। इसको सिंपल से शब्दों में समझिए कि जब संदेश लाने में या पहुंचाने में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी रुकावट आती हैं, चाहे वो आपकी नेट से संबंधित हो, चाहे वो आपकी कह सकते हैं कि रास्ते में पड़ने वाली समस्याएं हो, चाहे वो आपकी डाकखाने से जुड़ी समस्याएं हो, किसी भी तरह की समस्याएं हैं, वो आपकी क्या है? शोर कहलाती हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है, संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। यह मानसिक, तकनीकी और भौतिक हो सकता है। कई बार शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हो पाता और शोर संप्रेषित संदेश के प्रभाव को कम कर देता है। ये आपका आज एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। ये था संचार के तत्व जो हमने आपको कुछ उस दिन बताए थे। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। पहला था आपका संचारक, दूसरा है आपका संकेतीकरण, तीसरा है आपका संदेश, चौथा है आपका संचार माध्यम, पांचवा है आपका प्रापक, छठवां है संकेत वाचन, सातवां है फीडबैक और लास्ट है आपका शोर। तो इसे थोड़ा सा तो ये लैंग्वेज लिखनी ही है जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये लैंग्वेज आगे चलकर हम कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे तो ब्रैकेट में आप लोग उसे समझने के लिए अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी संचार के प्रकार। इसको हम कल कंप्लीट करेंगे।